हेलो बच्चों, एक बार फिर से सभी को नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10वीं के प्रश्न पत्र 2022 का हल हम कर रहे थे। और आइए, कल हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिया था। आज हमारा है क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे सभी बच्चे। तो सवाल है, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं। यहाँ आपसे पूछा गया है कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य है। तो चलिए करिए बच्चों। चलिए तो देखिए, इसका हल करते हैं बेटा। यहां पर देखिए, दो अंकों में सबसे पहली संख्या की शुरुआत होगी 10 से। ओके, 10 के बाद देखिए दूसरा अंक जो आएगा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 10 के बाद दूसरा अंक हो जाएगा 15। ऐसे करते 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 जो आखिरी अंक बनेगा बेटा वो क्या होगा बताइए, 95। मतलब ये मान लिया हमने एनवा पद। कौन सा पद मान लिया? एनवा पद। तो हमको इसका एन पता करना है कि ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है। तो वही समांतर श्रेणी का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन का मान जो है यहाँ पे आपको 95 दिया गया है। तो 95 बराबर ए प्लस एन माइनस वन टू डी। ए का मान है 10, एन माइनस वन और डी का मान कितना है 5। तो 95 माइनस 10 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। तो 95 माइनस 10 का मान 85 बराबर एन माइनस वन इंटू 5। एन माइनस वन बराबर 85/5। ठीक है ना? कितना हो गया? 17। तो एन बराबर 17 धन 1। आंसर एन बराबर 18। तो इसका सही उत्तर कितना होगा? 18। नोट करें, एन का मान हो जाएगा 18। चलिए बच्चों, देखिए इसका अथवा वाला सवाल करते हैं। सवाल नंबर 17 है ये। 17 का अथवा वाला सवाल क्या कहा जा रहा है? श्रेणी 7, 13, 19 205 में पदों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपके पास श्रेणी दी गई है 7 के बाद 13, 13 के बाद 19 अप टू इसका आखिरी पद दिया गया है 205। आपको निकालना है कि ये कौन से नंबर का पद है। मतलब यहाँ इसका एन का मान ज्ञात करना है। एन है ना, कौन से नंबर का पद है, क्योंकि ये आखिरी पद है। तो जो इसका पद संख्या होगी उतने ही कुल पद होंगे। तो हमको निकालना है इसकी कुल पद कितने हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। तो देखिए सूत्र लगेगा यहाँ पे, प्रथम पद का मान 7 है और सर्वांतर यहाँ पर कितना आ रहा है 5। तो ए एन बराबर, हाँ बिल्कुल सही, सर्वांतर 6 है 5 नहीं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन का मान 205 बराबर ए 7 प्लस एन माइनस वन, डी का मान 6। तो ये 205 माइनस 7 बराबर एन माइनस वन इंटू 6। तो 205 में से 7 गए, कितना आ गया बेटा? 205 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा? 198। सो 198 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू कितना? 6। तो 198 अपॉन में 6 कर दीजिए बराबर एन माइनस 1। तो 6 से 198 में भाग दे दीजिए। 6 त्रियाँ 18 और 6 तियाँ 18, 33। तो 33 बराबर एन माइनस 1। तो एन बराबर कितना हो गया? 34। समझ में आ गया? तो इसका करेक्ट उत्तर होगा, पदों की संख्या कितनी होगी? 34। नोट कर लें, डन। चलिए देखिए 18वां सवाल आपका जो है ये समरूपता से है। कहा जा रहा है 18वें सवाल के पहले भाग में आकृति में, अच्छा आकृति भी दी गई है, आकृति मिट गई है, कोई बात नहीं, हम बना देते हैं। यहाँ P है, ये Q है, ये R है ना। तो ये आपके पास एक त्रिभुज है। आकृति में पी क्यू अपॉन एस क्यू इक्वल टू, अच्छा बीच में कुछ भी और भी होगा, एस टी होगा यहाँ पे, आई थिंक एस टी ऐसा होगा। तो एस टी अपॉन पी क्यू, पी एस अपॉन एस क्यू बराबर पी टी अपॉन टी आर है। और कोण पी एस टी बराबर पी आर क्यू। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। तो आइए हमको यहाँ पे समबाहु त्रिभुज इसको शो करना है। तो चलिए क्वेश्चन को लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए ये हमारे पास सवाल आ चुका है। सबसे पहले मैं अपना त्रिभुज बना लेता हूँ, क्योंकि बिना त्रिभुज के हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो हम एक त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं ना।
ये हमने एक त्रिभुज बना लिया है और त्रिभुज का नाम है पी क्यू और आर। अब देखिए यहां पर एक भुजा है जो यहां पे एस टी, ये एस है और ये क्या है बिंदु टी है, एस टी है। अब दिया क्या गया है, आपको दिया गया है बेटा, आपको क्या दिया गया है, दिया गया है कि जो दिया गया है वो आपको लिखना चाहिए। तो दिया गया है कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी एस टी बराबर कोण पी आर क्यू। मतलब बेटा ये वाला जो कोण है इस वाले कोण के इक्वल है। ओके, जो ये वाला कोण है वो इस वाले कोण के क्या है, इक्वल है। ये वाला कोण आपका इस वाले कोण के इक्वल है। अच्छा देखिए, तो आपको सिद्ध करना है कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है, लिख देते हैं। सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, समद्विबाहु मतलब पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, यही सिद्ध करना है ना, बताइए। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो आपको सिद्ध करना है पी क्यू बराबर पी आर। बच्चों देखिए आप एक काम करिए, अब इसको हम करते हैं, इसकी उत्पत्ति करते हैं, उपपत्ति, यही लिखते हैं ना। हाँ, तो अब हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखो बच्चों, आपको क्या दिया है, दिया है कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर। बच्चों आपको पता है अगर ये हिस्सा बटे ये हिस्सा और ये हिस्सा बटे ये हिस्सा अगर बराबर हो, इसका मतलब थेल्स थ्योरम लग चुकी है, थेल्स थ्योरम। और थेल्स थ्योरम जब लगती है तब ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर। क्या होती हैं, समांतर। अतः थेल्स थ्योरम के प्रतिलोम से, थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से, प्रतिलोम मतलब उल्टा थेल्स थ्योरम है ना। तो उल्टा थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा बराबर ऊपर का समोसा बटे नीचे का समोसा है हमारी भाषा में, तो एस टी समानांतर किसके होगा, क्यू आर के। बिल्कुल सही। तो एस टी समानांतर किसके होगा बेटा, क्यू आर के। बिल्कुल सही है, एस टी समानांतर क्यू आर के हो जाएगा। अब बच्चों क्योंकि एस टी समानांतर क्यू आर के हो चुका है, और एक काम आप और करिए, यहां पर आपको दिया था कि पी एस टी और पी आर क्यू। पी एस टी कौन सा कोण है बेटा, ये वाला कोण है पी एस टी। देखो पी एस टी और पी आर क्यू क्या है बेटा, पी आर क्यू। तो ये वाला कोण क्या है, पी आर क्यू। तो पी एस टी और पी आर क्यू जो दोनों हैं आपके क्या है बेटा, बराबर हैं। दोनों क्या है, बराबर। इसका नाम मान लो आप इस कोण का x, तो ये कोण भी कितना होगा, x। तो यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में x माना। क्या मान लिया, x माना। अब देखो बच्चों, अब आप यहां पे क्या लिखने जा रहे हो, चूंकि एस टी समानांतर है क्यू आर के। एस टी किसके समानांतर है, तो बेटा अगर दो समानांतर रेखाओं में एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो ये वाले कोण बोलो बराबर होते कि नहीं होते हैं, और इनको बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, तो यहां पर कोण पी एस टी और कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर देखो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रतिच्छेदी रेखा। तो हम लिखेंगे तो सो अतः, हिंदी में अतः है, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर होगा कि नहीं होगा। हाँ, और पी एस टी किसके बराबर है बच्चों, एक्स के बराबर है कि नहीं है। तो अगर पी क्यू आर भी किसके बराबर होगा, एक्स के। तो अगर ये एक्स है तो बोलो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। राइट कि रॉन्ग, राइट। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखो बेटा, अगली रेखा बेटा गई है पी आर। क्या गई है, ये देखो पी आर काट रही कि नहीं काट रही है। तो ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर होंगे कि नहीं होंगे, कौन से, संगत कोण से। किससे, तो लिखेंगे तथा एंगल पी टी एस। कौन सा एंगल, पी टी एस। एंगल पी टी एस बराबर एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू। बोलो यस की नो।
और एंगल पी आर क्यू किसके इक्वल दिया था शुरुआत में ही, एक्स के इक्वल दिया था कि नहीं था, तो ये भी क्या होगा, एक्स के इक्वल, राइट। तो अब यहां सारे कोण किसके बराबर आ चुके हैं, एक्स के इक्वल, किसके बराबर आ चुके हैं, एक्स के इक्वल। मतलब तो पी क्यू आर, देखो पी क्यू आर का मान बोलो कितना है, एक्स है, पी क्यू आर का मान कितना है, बराबर एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू का भी मान कितना है, एक्स है, दोनों कोण बराबर हैं। अगर किसी त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो उनकी विपरीत भुजाएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अतः हम लिखेंगे, बताइए एक्स कोण के सामने की भुजा क्या है, पी आर, क्या है, पी आर, और इस वाले आर के सामने की भुजा क्या है, पी क्यू, पी आर बराबर, क्या यही सिद्ध करना था, दो भुजाएं बराबर होंगी तो त्रिभुज कौन सा होगा, समद्विबाहु, क्या होगा, समद्विबाहु। अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, हेंस प्रूव्ड, नोट कर लें। तो चलिए इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न जो आपका है अथवा वाला सवाल है, ठीक है ना, डायग्राम यहां फिर से मिट गया है, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। कहा जा रहा है यदि कोई रेखा ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा बी सी के समांतर हो तो सिद्ध करिए ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। अब देखिए ये जो सवाल है बच्चों, ये एक तरीके से थेल्स थ्योरम का प्रूफ है, मगर आपको यहां पर पूरा थेल्स थ्योरम नहीं लिखना है क्योंकि ये 2 अंकों का है। कितने अंक का है, 2 अंक का है। और ध्यान से देखिए यहां पर आपसे क्या प्रूफ कराया गया है, यहां मैं डायग्राम पहले बना दूं तो ए से लेकर के बी, ए से लेके सी, और ये बी सी, और ये डी ई। तो आपसे क्या बोला गया है, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, मतलब छोटा समोसा बटे पूरा समोसा इक्वल टू इधर का छोटा समोसा बटे पूरा समोसा। और यह मैंने आपको कराया है क्लास में, बताया था कि ये थेल्स थ्योरम से प्रूफ होता है। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं, थेल्स थ्योरम की मदद से इसको हम प्रूफ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। मेन हमारा सवाल ये है, त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो हमारे पास जो त्रिभुज है वो ये दिया गया है त्रिभुज, तो वी हैव अ ट्रायंगल, हमारे पास एक त्रिभुज है ए बी सी दिया गया है, जिसमें ए बी और ए सी को 2 बिंदु पर डी और ई पर 2 भुजाएं काट रही हैं, ओके। और साथ ही साथ दिया है कि डी ई जो है वो किसके समांतर है बेटा, बी सी के, डी ई किसके समांतर है, बी सी के, ठीक है ना। तो डी ई बी सी के समांतर है, सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी इक्वल टू ए ई बटे ई सी। चलिए आइए अब इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए लिखते हैं उपपत्ति। चलिए सॉल्व करिए इसको। तो बच्चों उपपत्ति कैसे करेंगे, लिखेंगे चूंकि डी ई समांतर बी सी के है तो थेल्स प्रमेय से, कौन सी प्रमेय से बेटा, थेल्स प्रमेय से क्या करेंगे हम लोग, लिख सकते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। अब देखिए आपको ए डी और ए ई को सुरक्षित रखना है, मतलब इनको हाथ नहीं लगाना। तो जो चीज बेटा सुरक्षित रखनी हो उसको हर में धकेल दो नीचे, तो इसको पलट दो बेटा, इसका व्युत्क्रम कर दो। तो इसका व्युत्क्रम करोगे तो डी बी अपॉन ए डी हो जाएगा, और यहां भी क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन ए ई, राइट। अब दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दो, तो डी बी अपॉन ए डी, क्योंकि ए डी तो सुरक्षित हो गया है। अब हमको क्या चाहिए बेटा, ए बी चाहिए है, क्या लाना है, ए बी। तो ए बी कैसे आएगा, एक एक जोड़ दो दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा ई सी अपॉन ए ई, और इधर भी प्लस 1। तो बेटा डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी बराबर
ई सी प्लस ए ई अपॉन कितना ए ई, राइट। अब ये देखिए dB और AD दोनों मिला करके, dB और AD दोनों मिला करके बताइए क्या कहलाएंगे, AB। क्या कहलाएंगे, AB। तो ये बन जाएगा AB अपॉन AD, और CE और AE दोनों मिला के क्या कहलाएंगे बेटा, AC। क्या बन जाएंगे, AC। AC अपॉन AE। अब इसको फिर से व्युत्क्रम कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, काम निकल गया अपना। AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। यही प्रूव करना था ना, हैंस प्रूव्ड। नोट कर लें। चलिए बच्चों देखिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब करते हैं। क्या दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहां पर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपके पास एक वृत्त है और आपको वृत्त पर आपने एक स्पर्श रेखा, ये देखिए आपके पास में एक वृत्त है और आपने वृत्त पे क्या खींच रखी है, एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। ये लीजिए आपने वृत्त पे क्या खींच रखी है, एक स्पर्श रेखा खींच रखी है और आपको ये सिद्ध करना है कि वृत्त के स्पर्श रेखा पर केंद्र से जो जाने वाली रेखा है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। मतलब आपको ये साबित करना है, ये एंगल, ये पॉइंट O है, ये P है, ये सपोज आप X ले लीजिए या इसे आप Y ले लीजिए। तो आपको सिद्ध करना है कि एंगल OPX, थोड़ा बड़ा ले लें X को क्योंकि X तो हमने यहाँ बड़ा लिया है। तो आपको सिद्ध करना है कि कोण OPX है, OPX बराबर कोण OPY बराबर कितने डिग्री, 90। तो चाहे आपको कोण ये वाला बोल दिया जाए, इधर वाला या इधर वाला, आपको ये साबित करना है कि ये कोण कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। चलिए अब इसकी देखिए, इसको हल करते हैं। बच्चों इसका प्रूफ जो है ना इतना सीधा नहीं है, इसका प्रूफ थोड़ा सा ऐसा है कि आपको दिक्कत होगी। तो अब हम करते हैं इसकी उपपत्ति, ठीक है ना, इसकी हम उपपत्ति करते हैं। तो उपपत्ति क्या होगी बेटा इसकी, देखो बेटा एक चीज आप जानते हो कि जो न्यूनतम दूरी होती है वो हमेशा लंबवत दूरी होती है। एक इस कंसेप्ट को याद रखना कि चूंकि न्यूनतम दूरी जो होती है ही लंबवत दूरी कहलाती है, लंबवत दूरी कहलाती है। अब आप इस कंसेप्ट को समझो। जैसे बेटा ये दो रेखाएं हैं, अब इनके बीच की आपको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। तो क्या करोगे बेटा, एक बिंदु से दूसरी रेखा पर लंब डालोगे, बोलो हाँ या ना, यही तो सबसे छोटी दूरी होगी ना। अगर आप लंब नहीं डालोगे तो एक तो दूरी ये भी बन रही है और लंब नहीं डाल रहे हो तो दूसरी दूरी ये भी बन रही है। अब बताओ मुझे न्यूनतम दूरी कौन सी वाली है, ये A, ये B, ये C, ये D। तो बताओ न्यूनतम दूरी कौन सी है, AB या AC या AD, AB है। क्या है न्यूनतम दूरी, AB, क्योंकि सबसे दो रेखाओं के बीच की दूरी न्यूनतम दूरी ये होती है, राइट। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहां पर दिया है सिद्ध कीजिए किसी वृत्त से किसी स्पर्श रेखा के बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, यहां जो है बेटा न्यूनतम दूरी लंबवत हो रही है, यहां OP बराबर R, OP बराबर कितना है R, R मतलब बेटा ये त्रिज्या है, OP बराबर क्या है, त्रिज्या। आपको सिद्ध करना है कि त्रिज्या जो होती है लंबवत होती है। त्रिज्या क्या होती है, लंबवत होती है। मान लिया हमने, माना कि OP जो है, माना न्यूनतम दूरी OQ है, माना न्यूनतम दूरी OQ है। तो बेटा हमने एक पॉइंट अपने पास मान लिया OQ, सॉरी माना न्यूनतम दूरी नहीं लिखना चाहिए, माना OQ जो है बेटा
हमको क्या सिद्ध करना है कि सिद्ध करो कि OP लंबवत है, त्रिज्या लंबवत है। माना OQ जो है वो लंबवत है किस पर, XY पर। किस पर लंबवत है बेटा, XY पर, ठीक है ना। माना OQ लंबवत है XY पर। अब देखो ध्यान से, OQ बराबर बेटा यहां पर कोई पॉइंट ले लो आप, कुछ पॉइंट ले लो आप, OQ का यहां पे M ले लो, तो OQ बराबर क्या, OM प्लस, OQ बराबर OM प्लस MQ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। OQ बराबर OM प्लस MQ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो OQ बराबर OM का मतलब क्या, त्रिज्या है कि नहीं है, R प्लस MQ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। तो OQ जो होगा R से ज्यादा हुआ कि कम हुआ, भाई R में जुड़ रहा ना MQ, तो R से तो ज्यादा हुआ ना, मतलब OQ ग्रेटर देन कितना हो गया, R। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। OQ जो है वो R से बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। मतलब OQ जो हो गया त्रिज्या से क्या हो गया, बड़ा हो गया। यस और नो। हाँ, तो OQ त्रिज्या से बड़ा हो गया और R का मान क्या दे रखा है, OP। तो मैं लिख सकता हूं OQ ग्रेटर देन कितना, OP। राइट कि रॉन्ग, ठीक है ना। OQ ग्रेटर देन OP मतलब सबसे छोटी दूरी कौन सी बन गई, OQ बन गई कि OP बन गई, OP बन गई, क्योंकि OQ दूरी बड़ी है और OP दूरी छोटी है। अतः OP ही न्यूनतम दूरी है। बोलिए हाँ या ना, OP ही न्यूनतम दूरी है। और न्यूनतम दूरी हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। क्या होती है, इसलिए Q पर लंब नहीं पड़ सकता है। किस पर लंब पड़ेगा, P पर लंब पड़ेगा। अतः OP जो होगी वो क्या होगी, लंबवत होगी। किस पर, XY पर। किस पर, XY पर। और यही सिद्ध करना था कि OP लंबवत है XY पर, ठीक है ना, क्योंकि न्यूनतम दूरी ही लंबवत दूरी होती है। नोट कर लें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल बहुत सरल है और मैं यही कहूँगा कि कभी ऐसा सवाल आए कि ऊपर प्रमेय हो और नीचे सवाल हो तो आप सवाल पे जाइए, अगर सवाल बहुत ही सरल है तो। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो एक बिंदु A है, ये कई बार हमने बच्चों आपको क्वेश्चन कराया है, याद है आपको। एक बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है और वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई अपने पास में कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बहुत ही सरल सवाल। आइए सबसे पहले मैं वृत्त बना लेता हूं। ये देखिए, तो ये हमने वृत्त बना लिया है। अब क्या कहा जा रहा है कि एक बिंदु A जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो मान लिया हमने कि ये बिंदु A है जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, राइट। सो ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो बिंदु है ये A है, इस बिंदु का नाम A है। और वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है बच्चों वो 4 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए, ये स्पर्श रेखा जा रही है और इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, स्पर्श रेखा का पॉइंट P मान लीजिए, स्पर्श रेखा की लंबाई कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों ऊपर की भुजा जो है 5 सेंटीमीटर, नीचे की 4 सेंटीमीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो बहुत अच्छा डायग्राम बना हुआ है। बताइए आप त्रिज्या बता सकते कि नहीं बता सकते। कौन सी प्रमेय लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। कुछ बच्चे थेल्स बोल रहे हैं, भाई थेल्स नहीं लगेगी, थेल्स तो त्रिभुज में लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से। तो पाइथागोरस थ्योरम से सबसे बड़ी भुजा OA का वर्ग बराबर AP का वर्ग धन OR का वर्ग। OP यानी त्रिज्या, सॉरी OP का वर्ग। OP क्या है, त्रिज्या है, OP का वर्ग। चलिए हल कर दीजिए। OA 5 का वर्ग इक्वल टू AP 4 का वर्ग धन OP का वर्ग। तो 5 का वर्ग हो गया बेटा 25, 4 का वर्ग हो गया 16 और OP का वर्ग हो गया OP का वर्ग। तो 25
माइनस 16 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। बेटा ये 9 आ जाएगा। 9 इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो ओ पी इक्वल टू अंडर रूट 9। 9 का रूट बोलो कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, करेक्ट आंसर 3 सेंटीमीटर। चलिए अगला सवाल बहुत ही सरल है, आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है दिए गए रैखिक समीकरण युग्म को। तो देखिए यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म आपको दिया गया है और आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। रैखिक समीकरण युग्म है 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 3। चलिए इसको हल करिए प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए बच्चों, हमारा जो अगला समीकरण है, हमारे पास दो समीकरण यहाँ दिए गए हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो बच्चों सबसे पहले सरल सा समीकरण ले लीजिए और उसमें से एक चर का मान ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए 3 माइनस 2y, और समीकरण 2 से मान निकाले हो तो किस में पुट कर दोगे? 1 में। तो समीकरण 1 में मान पुट कर दीजिए। तो 2x की जगह 3 माइनस 2y हल कर दीजिए। y का मान कितना आ गया? 2 आ गया। अब y का मान उठा करके किसी भी 1 में या 2 में पुट कर दीजिए। तो 2 वाला सरल है तो मैंने 2 में पुट कर दिया है। समीकरण 2 से किसी में ही पुट कर दें आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि आप चाहें तो यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इसको 3 मान लें, इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो x का मान आप रख दीजिए, सॉरी y का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में, तो आपका x का मान आ जाएगा -1। नोट कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन करिए बच्चों। अगला क्वेश्चन कहा गया है p के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग में एक अद्वितीय हल है। तो आपको बताना है कि p के किस मान के लिए ये समीकरण युग्म आपको एक अद्वितीय हल देंगे। ठीक ना, p का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए ये समीकरण आपको अद्वितीय हल देगा, बताइए p का मान। चलिए देखिए, तो इस सवाल को कैसे करेंगे। कह रहा है अद्वितीय हल होगा, तो सबसे पहले आपको पता है कि अद्वितीय हल की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, राइट। तो p के किन मानों के लिए अद्वितीय हल होगा, तो यहाँ पे रख दीजिए a का मान कितना है 4, b यहाँ पे a2 का मान कितना है 2, a1 है 4 a2 है 2, नॉट इक्वल टू p की जगह b1 की जगह p और यहाँ पे कितना 2, तो कितना आ गया 2 दूनी 4। तो 2 इज नॉट इक्वल टू p बाई 2, तो p इज नॉट इक्वल टू 4। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? p का मान 4 नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो उत्तर कह रहा है p के किन मान के लिए p का मान क्या होना चाहिए, तो उत्तर होगा p बराबर 4 के अतिरिक्त। क्या होगा? 4 के अतिरिक्त, क्योंकि कह रहा है p का मान क्या होना चाहिए, तो 4 को छोड़कर, बस 4 ना हो बाकी सब कुछ हो जाए, 4 के अतिरिक्त कोई भी मान। समझ में आ गया? नोट कर लें।